आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग के बीच लेकर आया हूँ, इस घटना में अभी तक हमने आपको ऐसी घटना बताई जिसमें सारे आरोपी पकड़े गए और उन सब आरोपियों को सज़ा भी मिली। लेकिन एक लड़की की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के मामले में कुल 4 लोगों को आरोपित किया जाता है। लेकिन सबूत न होने की वजह से ये कितने दिनों से केस पेंडिंग में है, किसी आरोपी को अभी तक सज़ा नहीं मिली है। पॉलीग्राफी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये सारे टेस्ट होते हैं और लास्ट में नार्को टेस्ट के लिए भी एक लड़का तैयार होता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसे पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिससे उन आरोपियों को सज़ा मिल सके। वो लड़की एक इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा होती है, सेकेंड ईयर की। आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रभात, मैं आप लोग के बीच जो आज सच्ची घटना लेकर आया हूँ। बम्बई के अंधेरी में एक कॉलेज था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। वहाँ की एक छात्रा थी स्नेहल गवारे। स्नेहल गवारे मुंबई के डोंगेवाली इलाके नियात कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में स्नेहल रहा करती थी। वहाँ पे उनके पिताजी और माता भी रहा करती थी। पिताजी हिंदू राव गवारे जो कि कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी थे। उनकी माता कल्पना जो कि वो टीचर थी और खुद स्नेहल जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा थी। उनकी बड़ी बहन लंदन में रहा करती थी, वो वहाँ पे पढ़ती थी, जिनका नाम शीतल गवारे। और इन लोगों का कुल 4 लोगों का परिवार था, जिसमें ये 3 लोग मुंबई में रहा करते थे। लेकिन इनकी जो बड़ी वाली बहन थी वो लंदन में रहकर पढ़ाई करती थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 19 जुलाई 2007 को एक ऐसा घटना घटता है जो इनके परिवार को तबाह कर देता है। ये घटना 19 जुलाई सुबह में 7 से 8 बजे के बीच हिंदू राव गवारे जो स्नेहल के पिताजी होते हैं, वो चले जाते हैं बैंक अपने काम करने के लिए। और उनकी माता वो भी 8 से 9 के बीच में वो भी चली जाती हैं। रोज़ ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा था और सबसे लास्ट में स्नेहल घर से बाहर जाती थी अपनी कॉलेज के लिए और तकरीबन 4 बजे तक वो स्नेहल घर पे आ जाती थी। फिर उसके बाद उनकी माँ आती थी और 7 से 8 बजे के बीच में उनके पिता आते थे। ऐसे ही 19 जुलाई को भी पहले उनके पिताजी चले जाते हैं अपने बैंक में, फिर माता चली जाती है स्कूल में और स्नेहल फिर कॉलेज जाती है कि नहीं जाती है ये अभी तक नहीं क्लियर हो पाया है। जब शाम के 4-5 बजे के बीच में लगभग स्नेहल की माँ कल्पना जब वापस आती है घर पे, तो वो देखती है कि गेट पे स्नेहल का चप्पल रखा हुआ है और गेट का कुंडी लगाया हुआ है, लेकिन उसमें ताला नहीं मारे थे। तो कल्पना काफ़ी सोचती है कि ये लड़की आई और कुंडी लगा के कहाँ चली गई, ताला भी नहीं मारी। तो ये सोच के जैसे ही अंदर में प्रवेश लेती है घर के अंदर में, तो बाहर में उनका एक बरामदा होता है आंगन में ही, और वहाँ पे एक टेबल पे 1 गिलास पानी रखे हुए थे और वो अंदर जाती है तो स्नेहल अंदर में होती नहीं है। वो सोचती है कि स्नेहल कहाँ है, तो स्नेहल को वो फ़ोन करती है उनकी माँ। फ़ोन करने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ बताता है, तो वो देखती है कि टेक्स्ट में उनके पास एक मैसेज आया हुआ था जो कि ब्लैंक था, खाली था, उसमें मैसेज में कुछ लिखा हुआ नहीं था। तो स्नेहल की माँ तब तक उतनी घबराई नहीं थी, वो शांति थी, सोच रही थी कि आ जाएगी। वो इंतज़ार करती है। 7 से 8 बजे के बीच उनके पिताजी भी चले आते हैं, लेकिन स्नेहल घर नहीं आती है। तो ये लोग अगल बगल पता करने की कोशिश करते हैं, स्नेहल के दोस्तों को कॉल वगैरह किया करते हैं, लेकिन कहीं से स्नेहल की कोई खबर नहीं मिलती है। तो ये अपने जितने भी क्लोज थे, रिलेटिव थे, सबको कॉल कर कर के पूछ रहे थे। स्नेहल के पिताजी अपने फ्रेंड को बता रहे थे, स्नेहल की माँ कल्पना वो अपने कलीग को बता रही थी। जब जैसे ही ये सुनते हैं कि इनके जवान बेटी जो घर से गायब है,
जिसे गायब हुए काफ़ी वक्त गुजर चुके हैं, अभी तो वो घर पे आई नहीं है। तो इनके जो भी लोग होते हैं, दोस्त जो इनके बारे में सोचते हैं, वो सारे इनके घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद सबका राय बनता है कि पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट करवा देनी चाहिए। तो रात के तकरीबन 10:30 बजे सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि थाने में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए गुमशुदगी की। तो सभी लोग जाते हैं थाने में, डोंगीवली थाना था नज़दीक का। वहाँ पे जाने के बाद स्नेहल की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहाँ लिखवा देते हैं और पुलिस रिपोर्ट लिखते ही छानबीन में लग जाती है। फिर ये लोग घर पे चले आते हैं। तो जितने भी इनके कलीग थे वो लोग रात में रुकते हैं इन्हीं के घर पे। उनकी माँ की जो फ्रेंड थी उन माँ के साथ रुकती हैं और जो इनके पिताजी के जो फ्रेंड थे, ये लोग बाहर बरामदे में बैठे हुए थे। ये लोग आपस में सोच विचार रहे थे कि कहाँ गई होगी। ये लोग भी अपना खोजने की ये तस्वीर कर रहे थे। लेकिन तभी ये लोग इंतजार करते करते सुबह के 4-5 बज जाती है। उसी बीच अंदर से स्नेहल के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो हिंदू राव गवारे और उनके जो कलीग थे बैंक कर्मी, ये लोग दौड़ के जाते हैं उस रूम की तरफ कि क्या हुआ है। तो देखते हैं कि स्नेहल की माँ हक्का बक्का होकर चिल्ला रही है और मुंह पे हाथ भी रखी हुई है और एक हाथ से इशारा कर रही है बेड की तरफ। तो हिंदू राव गवारे देखते हैं बेड की तरफ, तो उस बेड के अंदर में एक पाँव नज़र आता है, थोड़ा सा पाँव नज़र आ रही थी। तो वो दराज जैसे ही वो पलंग के नीचे से खोलते हैं तो देखते हैं कि उसमें स्नेहल पड़ी हुई है और स्नेहल की हाथें पीछे से बंधी हुई है और मुंह पे वाइट कपड़ा कुचा गया हुआ है। ये लोग देखते हैं तो सभी लोग काफ़ी बेहद डर जाते हैं कि ये कैसे, घर में जब कोई नहीं आया, स्नेहल को हम लोग लगभग 12 घंटे से ढूंढ रहे हैं और स्नेहल का कुछ पता नहीं चला और ये घर में ही लाशें छुपी हुई है। तो ये लोग तुरंत स्नेहल को अंदर से निकाल कर नज़दीकी अस्पताल लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर वहाँ पे स्नेहल को मृत घोषित कर देती है। फिर ये लोग पुलिस थाने जाते हैं और पुलिस थाने में जाके सारी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे घर पे बॉडी मिली है जो कि मर गई हुई है। तो पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है। अब पहले गुमशुदगी का मामला था, अब ये हत्या का मामला हो जाता है। तो पुलिस इसकी छानबीन कर रही थी। तो पुलिस जब घर पे आती है पूछताछ के लिए, तो स्नेहल की माँ से पूछी जाती है कि स्नेहल से किसी की दोस्ती या किसी की दुश्मनी। तो स्नेहल की माँ बताती है एक लड़के के बारे में जो कि स्नेहल का बॉयफ्रेंड होता है, हिरेन राठौर, जो कि इन लोगों के लगभग 3 साल से अफेयर चल रहा है। और तो ये पुलिस इतने ही सुनते ही ये हिरेन राठौर से पूछताछ करने जाते हैं। जब हिरेन राठौर से पूछा जाता है तो हिरेन राठौर बताता है कि हम लोग करीब 2004 में कॉलेज में एक दूसरे से मिले थे। फिर हम लोगों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गया। हम लोग अच्छे दोस्त भी थे और हम लोग एक दूसरे से प्यार भी करते थे। लेकिन इतने दिनों से रिलेशन अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों पहले हम एक पार्टी में गए थे अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो उस पार्टी में जाना स्नेहल को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मना करती थी कि तुम किसी पार्टी वगैरह में नहीं जाया करो और उन दोस्तों के साथ मत रहा करो। तो इसी बीच हमारी और उसकी थोड़ी नोक झोंक हुई थी। लेकिन फिर हम लोग इस मैटर को सुलझा लिए थे और हम लोग फिर से एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन उसी बीच मेरा मोबाइल ख़राब हो जाता है क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी ज़्यादा नहीं चल पा रहा था और कुछ मुझे काम भी होते हैं। तो स्नेहल को मैंने बोला था कि 1 सप्ताह हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखते हैं कि अभी मुझे कुछ काम भी है और मोबाइल का बैटरी भी डिस्टर्ब चल रहा है। तो 1 सप्ताह से उससे हम कम बात किया करते थे। तो पुलिस को ये कोई सबूत नहीं मिलती है कि जो उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई की जाए। तो पुलिस बोलती है कि ठीक, पुलिस पूछती है कि तुम कहाँ काम करते हो या क्या करते हो।
जब पुलिस हिरेन राठौर से पूछती है कि तुम 19 तारीख को कहाँ थे, तो हिरेन राठौर बताता है कि मैं कुछ दिनों से वोल्टेज कंपनी में ट्रेनर मेंटेनेंस से मैं काम कर रहा हूँ और मैं 19 तारीख को भी वहीं पर था। तो पुलिस पता करती है वोल्टेज कंपनी में जाके, तो जो भी हिरेन के कलीग थे वो बताते हैं कि हाँ, हिरेन 19 तारीख को यहीं पर था। लेकिन जब पुलिस कंपनी से उस दिन अटेंडेंस शीट मांगती है, तो उस दिन का अटेंडेंस शीट होता नहीं है उस कंपनी में, बोलता है कि वो फाइलें मिल नहीं रही है। तो पुलिस को हिरेन राठौर के खिलाफ एक सबूत तो नहीं मिलता है, लेकिन शक वहाँ से जारी हो जाता है कि कहीं ना कहीं हो न हो इसका भी इसमें हाथ हो सकता है। शक तो पहले से भी था। फिर जब बॉयफ्रेंड की तरफ से कुछ हाथ नहीं आती है पुलिस को ज़्यादा कुछ ठोस, स्नेहल के घर वालों की कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं कि स्नेहल का परिवार कैसा है। तो स्नेहल के परिवार के बारे में जब जांच करते हैं, तो स्नेहल के परिवार में काफ़ी नोक-झोंक होती थी। स्नेहल के पिता, जो कि कल्पना को मारा पीटा करते थे, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। और पुलिस को एक बात और पता चलती है कि स्नेहल की बड़ी बहन शीतल, जो कि अपने पिता के खिलाफ एक मुकदमा थाने में पहले से ही दर्ज करवाई हुई थी कि उसके पिता काफ़ी उसके साथ मारपीट किया करते थे। और जब स्नेहल की माँ के बारे में पता किया जाता है कि हिंदू राव गवारे के एक रिलेटिव होते हैं अनिल जावेलकर, जो कि उनके साथ स्नेहल की माँ का संबंध बताया जा रहा था कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और इसी बात की चिढ़ होती है हिंदू राव गावेलकर को, और इसी बात से घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। तो पुलिस सोचती है कि हो न हो हिंदू राव गवारे, जो कि पहले से ही अपनी पत्नी को मारा पीटा करते थे, हो न हो कहीं उनको अपनी बेटी के बारे में भी पता चल गया हो। और ये उसके बॉयफ्रेंड के बारे में कल्पना जो स्नेहल की माँ होती है, उसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी पहले से ही पता होता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड पहले भी इसके घर में आया जाया करता था। तो पुलिस सोचती है कि हो न हो कहीं इसके बॉयफ्रेंड के बारे में हिंदू राव गवारे को पता चल गया हो, इसके लिए इसे मार दिया गया हो। या फिर इसकी माँ के बारे में पुलिस सोचती है कि हो न हो कहीं अनिल के साथ कल्पना को स्नेहल देख ली होगी, तो उसकी माँ डर से उसे मार दी। तो तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें धीरे धीरे पुलिस के सामने में आने लगती है, और ये शक का दायरा कहीं ना कहीं घर में ही घूमने लगता है। तो पुलिस को किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे थे जिससे ये साबित हो सके कि ये इसी चारों में से कोई ना कोई गुनहगार है। और ये केस थोड़ा सा हाई प्रोफाइल केस भी था, और पुलिस को कुछ समझ में नहीं आती है। तब जाके पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग टेस्ट करने के लिए सोचती है। इन चारों को बारी बारी से बुलाया जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट वो टेस्ट होती है जिससे झूठ वगैरह पकड़ा जाता है। इसमें बोलने की जुबान, ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर और धड़कन, तीनों जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, तो ये तीनों एक रिदम में काम करता है। जैसे ही लोग झूठ बोलते हैं तो ये थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो पुलिस को इसे पता करने में आसानी होती है कि ये झूठ बोल रहा है। तो यही पॉलीग्राफी टेस्ट इन चारों की जाती है। तो पहले अनिल का टेस्ट होता है, तो अनिल को क्लीन चिट दे दी जाती है कि उसके पॉलीग्राफी टेस्ट में कुछ ये नहीं पता चलता है। फिर उसकी माँ का भी करवाया जाता है, तो माँ को भी क्लीन चिट मिल जाती है। लेकिन जब हिरेन राठौर की जब पॉलीग्राफी टेस्ट की जाती है, तो दो जगह वो शक के दायरे में आता है, क्योंकि जैसे ही उसे पूछा जा रहा था कि तुमने स्नेहल की हत्या की है, तो वो जो नो बोल रहा था, तो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था दो जगह। और ऐसे में इसके पिता का भी जब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं
कहीं ऊपर कभी नीचे, उसमें भी हो रहा था। लेकिन इस पॉलीग्राफी टेस्ट से भी ये फाइनल नहीं हो पाया कि ये खून असल में किए किसने हैं। तो पुलिस काफ़ी परेशान हो रही थी। फिर पुलिस सोचती है कि साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग भी इसके साथ किया जाए, उससे भी पता चलता है कि झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। वो भी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी कुछ ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। तो ये जब वो मामला कोर्ट के पास जाता है, पुलिस जब थक जाती है, पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगते हैं, तो पुलिस इस केस को क्लोज करने के लिए कोर्ट में बोलती है। तो कोर्ट से आदेश आता है कि नहीं, इस केस को क्लोज नहीं किया जाएगा, ये केस चलता ही रहेगा, इसमें जो भी गुनहगार है उसे पकड़ा जाएगा। दोस्तों, ये मामला लगभग 2007 की है, लेकिन अभी तक इस केस का कोई खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है कि किसने स्नेहल की हत्या की है। उसी बीच 2010 में हिरेन राठौर के पिताजी डेथ कर जाते हैं और ये केस इधर चल ही रहा था, लेकिन इस पे कोई सबूत नहीं मिलते, इसके लिए इसे भी कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता। लेकिन 2007 से पहले ही ये अपनी एडमिशन के लिए यूएस में पेपर दे रखा था और इसका उसी बीच एडमिशन भी यूएस में हो जाता है मैनेजमेंट के कोर्स के लिए ही। तो ये यूएस भी चला जाता है हिरेन राठौर और वहाँ पे जाके पढ़ाई कर रहा था। लेकिन 2010 में जब इसके पिताजी डेथ कर जाते हैं तो हिरेन राठौर फिर घर पे आता है और वो फिर से कोर्ट में जाता है और वहाँ पे एक अर्जी लगाता है कि बोलता है कि अगर नार्को टेस्ट अगर हमारी की जाएगी, अगर इसमें केस को कुछ उस केस में अगर परेशानी हो रही है तो हम नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार हैं। तो जैसे ही ये कोर्ट जब पुलिस को बोलती है कि इसकी नार्को टेस्ट करवाने के लिए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद ये बदल जाता है, ये नार्को टेस्ट करने से मना कर देता है। लेकिन ये केस अभी भी खुली ही हुई है, इसमें किसी को कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। लेकिन इस केस में जो भी फैसला आएगा, जब आएगा, मैं आप लोग के बीच ज़रूर लेकर आऊँगा। और ये सच्ची घटना आप लोग को कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स आप ही लोग के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और ऐसे ही सच्ची घटना सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।